वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका स्वागत है और आज का जो सेशन है वो आपके एसएससी और रेलवे के प्रोस्पेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई स्टेट लेवल के एग्जाम देते हैं उन एग्जाम्स में भी आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपको पता है इसके पहले आप लोगों ने एनालॉजी की क्लासेस को कर लिया है। एनालॉजी में जितने भी वैरायटी क्वेश्चन आते हैं वो सारे हमने देखे हैं। एनालॉजी के बाद अब हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज ऑड वन आउट जिसे आप कहते हैं एंड जो हम लोग उसे जानते हैं टॉपिक के रूप में दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करना है। अब क्लासिफिकेशन में वैरायटी जो भी आती है उसके अलावा हम लोगों को इसमें करना क्या है कि बेसिकली ये बेस्ड किस पे है। जैसे एनालॉजी होता है ना, जितना एनालॉजी का एरिया है वो सारा का सारा एरिया आपका कवर होता है किसमें, क्लासिफिकेशन में। तो अगर आप एनालॉजी प्रॉपर्ली कर लेते हैं तो क्लासिफिकेशन में डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे बेसिकली क्लासिफिकेशन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए और उन 4 ऑप्शन में से 3 जो हैं वो एक सर्टेन तरीके से वो समान होते हैं, सिमिलर होते हैं, और उसमें से जो अलग होता है उसको आपको फाइंड आउट करना है। इसीलिए हम इसको ऑड वन आउट कहते हैं। अब वो किस तरीके से अलग होगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जैसे अगर हम वर्ड एनालॉजी की बात करें या फिर नंबर एनालॉजी की बात करें या फिर लेटर एनालॉजी की बात करें, तीनों में अलग अलग तरीका होता है उसके अलग होने के रीजन के, ठीक है ना। निकालने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें नंबर एनालॉजी की तो वहां पे नंबर्स के हिसाब से देखेंगे। वर्ड एनालॉजी की बात करें तो कोई भी चीज दी गई है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या उससे रिलेटेड जो है वो ऑड वन आउट हो सकता है। जैसे अगर दिया गया कई सारे जो है जानवरों के नाम दिए गए, उनके यंगर वन का नाम दे दिया गया और वहीं पे कहीं एक जो है वो एडल्ट का उसका नाम दे दिया गया, मतलब उनके बच्चों का नाम 3 ऑप्शन में है और एक में किसी जानवर के एडल्ट का नाम है, तो ये उसके नाम से कैरेक्टराइज हो रहा है कि नहीं, ये 3 में जो है वो किसी पर्टिकुलर जानवर के बच्चे का नाम है और ये जो है वो अलग है, किसी एडल्ट जानवर का नाम है। तो ऐसे करके वर्ड एनालॉजी डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं। अब जब बात आती है लेटर एनालॉजी की तो लेटर एनालॉजी में बेसिकली A to Z लेटर्स होते हैं और उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन बनता है। अब अगर आपने कोडिंग कर ली और एनालॉजी लेटर एनालॉजी कर ली है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब आइए चलते हैं एक चीज देखते हैं, लेटर एनालॉजी में हमें क्वेश्चन का कैसा फॉर्मेट मिलता है और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना होता है वो हम लोग लेटर क्लासिफिकेशन में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लेटर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन में ऑड हमें कैसे निकालना होता है उसको हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कैसा पैटर्न बनता है। A to Z आपसे लेटर से ही बनेगा। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पे दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 of the following 4 are alike in certain ways, hence form a group, find the one which does not belong to that group। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 4 में से 3 निम्नलिखित 4 में से 3 एक जैसे हैं लेकिन और इसलिए एक समूह बनाते हैं। उस विकल्प का पता लगाएं जो उस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहां पे लेटर का ग्रुप ही दिया गया है। यहां पे अगर हम लोग देखें बेसिकली तो इसमें 2 लेटर दिए गए हैं, इसमें 2 लेटर, इसमें 2 लेटर, इसमें 2 लेटर। अब हमें सब जगह पे 2 लेटर हैं तो हमें अगर लेटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो हम इजीली कर ले जाएंगे। जैसे पहला ये क्वेश्चन जो आपके सामने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें लग रहा है कि आप इसका आंसर कर चुके होंगे कि क्या ऑड है। अब यहां पे अगर हम लोग देखें C क्या है और X क्या है, बोथ आर ऑपोजिट इन नेचर। मतलब अगर अल्फाबेट के प्लेस में अल्फाबेट की सीरीज को हम लोग फोल्ड कर दें, जैसा कि हम लोगों ने पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ा था ना, ऑपोजिट्स निकाले थे। देन A ऑपोजिट किसका है, Z का, B किसका ऑपोजिट है, Y का, C किसका ऑपोजिट है, X का। तो यहां पे देखो C and X दीज टू आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, दोनों लिख गए। MN ये भी ऑपोजिट है, यहां पे DW ये भी ऑपोजिट है, SH ये भी ऑपोजिट है। बट यहां पे अलग जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। क्यों ऐसा है, फोर्थ ऑप्शन को हम क्यों अलग कह रहे हैं वो रीजन सुनिए। CX में छोटा लेटर कौन सा है, C है, और फिर X उसका ऑपोजिट। MN में छोटा लेटर कौन सा है, M है। उसके बाद देखें यहां पे अगले में DW में D छोटा है और फिर उसके बाद बड़ा उसका ऑपोजिट रखा गया। अब यहां पे देखें दीज टू आर ऑपोजिट, लेकिन क्या है कि H जो है वो छोटा है तो यहां पे अगर HS होता तो वो बाकी जैसा ही होता, लेकिन HS नहीं रखा हुआ है, SH रखा हुआ, बड़े वाले को पहले रखा हुआ है, यहां छोटे वाले को बाद में रखा हुआ है। इसका मतलब जो अलग हमें दिख रहा है एक तरीके से हमें अलग मिला, कौन सा, ये वाला मिला। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D ऑप्शन हो जाएगा। बात आई समझ में। तो यहां पे लेटर से रिलेटेड एक तो ये क्वेश्चन जो ऑपोजिट से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पे देखो। अब अगेन इसमें भी वही आपको करना है, मैं बोलूंगा कि इसको पॉज करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे।
यहां पे लिखा हुआ है HTKQISGS। तो अब एक तो कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, सी वाला ऑप्शन जो है वो एक मीनिंगफुल वर्ड दिख रहा है, इज लिखा हुआ है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है शायद, तो आप इज बोल रहे होंगे, हो सकता है ये अलग हो। नहीं नहीं, अब इसमें लेटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को जरा आप देखिए। यहां पे HT जो लिखा हुआ है ना, H और T कैसे संबंधित है? अच्छा देखो, H का नियरेस्ट कौन सा होता है? H का नियरेस्ट होता है S, और S में +1 कर दो, S का नेक्स्ट लेटर क्या होता है? T होता है। तो यहां पे देखो H के साथ क्या रखा हुआ है? T रखा हुआ है। एक ये तरीका बन सकता है, बात आई समझ में ना? एक ये जो ऑब्जर्वेशन में हमारे आ रहा है वो पहला ही आ रहा है। दूसरा, अगर हम लोग K को देखें, KQ को, तो इस हिसाब से देखिए K का ऑपोजिट क्या होता है? P होता है, और P में +1 कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? Q मिल जाएगा। इसका मतलब यहां पे भी ये सेम पैटर्न चल रहा है, मतलब ऑपोजिट +1 कर दिया गया तो यहां पे K से Q बन गया, तो K और Q को साथ में रखा गया। IS में देखें, I कितना होता है? I होता है, और I का ऑपोजिट क्या होता है? R होता है। R में +1 करेंगे तो क्या बनाएगा? S बनाएगा। इसका मतलब I और S यहां पे बिल्कुल सही उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। अब जरा G और S को देखें, G का ऑपोजिट क्या होता है? G का ऑपोजिट होता है T, और T से +1 करें, यहां पे +1 करें तो हमें मिलेगा क्या? U। इसका मतलब यहां पे GU, इस पैटर्न पे GU होना चाहिए था, पर GU नहीं दिया हुआ है। T से -1 किया गया, यहां पे T से -1 कर दे तो S पे पहुंच जाएंगे। इसमें इसका मतलब बाकी सब में ऑपोजिट +1 किया गया, पर यहां पे ऑपोजिट -1 किया गया। अगर T से -1 कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? S मिल जाएगा। इस हिसाब से हमारा अलग क्या हो जाएगा? ये फोर्थ ऑप्शन अलग हो जाएगा। बात समझ में आई? अब जरा चलते हैं थोड़े और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। इस वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही ऑब्जर्व करना है। बेहतर होगा, मैं आपसे बोलूंगा कि जब भी अल्फाबेट से ऐसा जो आपको ऑड वन आउट निकालना हो, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो बेहतर तरीका होता है कि इसमें जितने भी अल्फाबेट्स रखे गए ना, उनकी प्लेस वैल्यू को नोट लिख लें। जैसे यहां पे 3 होना, 2 में तो इजी है, आप ऑब्जर्व कर लेगा। 3 में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। M कितना होता है? 13 होता है। P कितना होता है? 16 होता है। और फिर J कितना होता है? J होता है कितना? 10। अब अगला देखें, एक तो ये पहले वाले का लिख लिया हम लोगों ने, फिर देखें D कितना होता है? 4, G 7, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? G के बाद J, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 10। अगले में देखें K and H, K होता है 11, N 13, और H कितना होता है? 8। नेक्स्ट देखें, अगला वाला हमारा क्या है? SVP में S होता है 19, V होता है 22, और P कितना होता है? 16। अब जरा नंबर्स को ऑब्जर्व करना आपको इजी हो गया, अब तक आपने ऑप्शन को पिक कर लिया होगा। देखिए जरा, इससे स्टार्ट करें तो यहां +3 हुआ है, और यहां इन दोनों के बीच में -3 हुआ है। यह बात दिख रही कि नहीं दिख रही? 13 से +3 कर दिया जाए 16, और 13 से -3 कर दिया 10। मतलब M से +3 करने पर P, और M से -3 करने पर J। तो M का +3 करके लिखा गया P, और उस M से -3 करके लिखा गया J। इस तरीके से बना। अगले में देखें, 4 से +3 किया तो 7, और अगले में फिर से +3 हो गया, तो ये अभी तक अलग दिख रहा है हमें। अभी तक ये दिख रहा है, दोनों में अलग अलग दिख रहा है। तो अब हम तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 11 + 3 13, और 11 - 3 करेंगे तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। इसका मतलब ये ए वाले के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ए वाले में क्या था? पहले पैटर्न में 13 + 3 16, और 13 में से -3 10, और यहां पे तीसरे वाले में देखें 11 + 3 13, और 11 - 3 कितना मिल गया? 8 मिल गया। नेक्स्ट वाले में देखें 19 + 3 क्या बना? 22, करेक्ट है। और 19 में से -3 करो तो 16 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा सिमिलर कौन से 3 हो गए? ये तीनों A, C और D सिमिलर हो गए। तो अलग कौन सा हुआ? B वाला। देखो B वाले में क्या हो रहा है? पहले +3 किया, अगेन +3 किया, करेक्ट है ना? तो यहां पे अलग कौन सा दिख रहा है? B दिख रहा है। मतलब हमारा जो ऑड है, अलग है, वो ऑप्शन B है। तो हम इसमें मार्क क्या करेंगे? B को मार्क करेंगे। अब जब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए जिसमें 3 या 3 से ज्यादा डिजिट्स हो जाएं, तो उसमें बेहतर होगा कि प्लेस वैल्यू को नोट डाउन कर लें। अगर आपको कोई भी लॉजिक नहीं दिख रहा है सामने से, मतलब अगर इमीडिएटली लॉजिक दिख गया देन इट इज ओके। अगर इमीडिएटली नहीं दिख रहा है देन बेटर है कि आप उसकी प्लेस वैल्यू को नोट डाउन कर लें, तो आपका जो विजुअलाइजेशन होगा दैट विल बी इवन बेटर, फार बेटर, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखो यहां पे क्या है। अब ये वाला क्वेश्चन है AKEUIKDONREA, ये रखा हुआ है। मैं बोलूंगा इसमें ऑड निकालिए आप।
अब देखिए ऑड निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा प्लस माइनस करके, ऑपोजिट प्लस करके या ऑपोजिट माइनस करके, ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखे हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका ऑड वन आउट का क्वेश्चन वॉवेल से भी रिलेटेड हो सकता है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो जरा ऑब्जर्व, सामने से जो आपको देखने को मिलेगा, लाइक ए के ई लिखा हुआ है, UIKDONREA। अब जरा एक सामने से जो चीज दिख रही होगी, नंबर ऑफ वॉवेल्स देखें 2, UNI, यहां पे भी 2 वॉवेल, UIK लिखा हुआ था तो इसमें भी 2 वॉवेल, UI इसमें वॉवेल मिल गया, इसमें A और E वॉवेल मिल गया, इसमें डॉन में देखें केवल एक वॉवेल मिला, O मिला है ना, और REA में क्या मिल रहा है, 2 वॉवेल मिल रहा है, E और A। तो जिसमें एक वॉवेल मिल रहा है वो सामने से हमें दिख रहा है कि दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑप्शंस, करेक्ट है। तो यहां पे पहला ऑप्शन A, B और जो D है वो हमारे सिमिलर थे, C ऑप्शन जो है वो अलग है, किसके बिहाफ पे, नंबर ऑफ वॉवेल्स। इसका मतलब आपका जो इसका क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का बन सकता है वो वॉवेल्स पे भी बेस्ड हो सकता है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहां पे ये वाला क्वेश्चन, अब यहां पे नंबर ऑफ लेटर्स जो दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। अब मैं आपसे बोलूंगा पहले तो फर्स्ट लुक ऑब्जर्व करें, और वो तभी हो पाएगा जब आपको ऑपोजिट्स याद हो और प्लेस वैल्यू अल्फाबेट्स की याद हो। अगर आपको ऐसा नहीं मालूम है ना तो क्या होगा बेहतर, तब मैं बोलूंगा कि आप उसके प्लेस वैल्यू को नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर सामने से देखें तो यू कैन सी दैट A Z, पहले वाले ऑप्शन में A और Z दीज टू आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। पता है ना, जब भी फोल्ड करते हैं अल्फाबेट सीरीज को तो A और Z एक दूसरे के विपरीत में पढ़ते हैं, करेक्ट। अब A Z और Y B, जरा देखना ध्यान से, A Z Y, अच्छा नहीं यहां पे Y है और फिर उसके बाद यहां पे क्या है, B है। अब देखो A और B, इसका ऑपोजिट अंदर और इसका ऑपोजिट अंदर, ये वाली बात ध्यान रखना, करेक्ट। अब देखो CXWD में, CXWD, अब देखो C का ऑपोजिट यहां और D का ऑपोजिट क्या हो गया, W, अंदर की तरफ। C और D बाहर बाहर रखे गए और उसका ऑपोजिट अंदर की तरफ। अगला देखो F U T और G। अब इसमें देखें F का ऑपोजिट क्या है, U, और G का ऑपोजिट क्या हो गया, T हो गया, दोनों में ही अंदर की तरफ रखा गया। अभी भी सिमिलर मिल रहा है, मतलब पहले 3 ऑप्शन हमें सेम मिल रहा है। अगले चौथे ऑप्शन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, GT और RI, GT RI। अब देखिए G का ऑपोजिट T और I का ऑपोजिट क्या हो गया, R हो गया, यहां पे भी सेम मिल रहा है। तो फिर अलग कैसे हुआ, यहां तो सारे के सारे ऑप्शन सेम हो गए, मतलब एक जैसे। ऑपोजिट्स तो हैं, लेकिन अब जरा एक और बारीकी को देखें। पहले ऑप्शन में देखिए यहां पे A का ऑपोजिट, फिर उसके नेक्स्ट लेटर का ऑपोजिट B का ऑपोजिट। सेकेंड वाले में देखिए C का ऑपोजिट तो उसके नेक्स्ट लेटर D का ऑपोजिट रखा गया। बात समझ में आ रही है ना। अगले वाले में देखें F का ऑपोजिट U, उसके बाद उसके नेक्स्ट लेटर G का ऑपोजिट, करेक्ट। लेकिन इस ऑप्शन में देखिए G का ऑपोजिट T, तो G के बाद अगला क्या आना चाहिए, H आना चाहिए, मतलब यहां पे H का ऑपोजिट रखा जाना चाहिए था, यहां पे H और यहां पे उसका ऑपोजिट, पर यहां पे एक छोड़ के I रखा हुआ है। तो इस सेंस में डिफरेंट कौन सा हुआ, ये वाला ऑप्शन हुआ। इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट 3 ऑप्शन, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। तो हम इसमें मार्क क्या करेंगे, D को मार्क करेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो ये एक और तरीका आपको देखने को मिला कि ऐसे भी बन सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो कि ऑड वन आउट से। तो ऑड वन आउट में कई बार आपको चीजें सामने से तो दिखेंगी एक जैसी, पर छोटी बारीकी जो है वो उसको डिफरेंशिएट कर पाएगी, और उसका ऑब्जर्वेशन आपका कितना स्ट्रांग है वो इस बात पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपके अल्फाबेट्स की नॉलेज कितनी ज्यादा है, मतलब आपने फ्रीक्वेंसी उसकी यूज कितनी की है, क्लियर है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कितने सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे देखें एक क्वेश्चन रखा हुआ है QOLH और SQNJ DBXT ZXUP, और मैं बोलूंगा कि इस वाले क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को देखें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से पॉज करिएगा और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए।
अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन के, हमें लगता है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा और आपका आंसर भी आ चुका होगा, लेकिन अभी मैं आंसर डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अगर आपको नहीं पता है कि क्या है इसमें तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान रखना, इसके सॉल्यूशन को हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करेंगे नंबर्स के पार्ट पे। मैंने आपको बोला था कि अगर विजुअलाइजेशन जो है वो सामने से क्लियर दिख रहा है देन इट इज ओके, अदरवाइज बेहतर होगा कि नंबर्स में उसको लिख लें। अगर हम लोग चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ, यहां पे क्या लिखा हुआ, क्यू कितना होता है 70, ओ होता है 15, अगर हम एल की बात करें दैट इज 12 और एच की बात करें तो 8। अब इस नंबर्स के पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो यहां से 17 से -2 करें तो 15 मिलेगा, यहां पे -3 करें 12 मिलेगा और -4 कर दें तो 8 मिल जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि क्यू से -2 पीछे गया, 2 स्थान पीछे गया तो हमें क्या मिला, ओ से 3 स्थान पीछे जाने पर एल और एल से 4 प्लेस जो है पीछे जाने पर एच मिल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारा है एस कितना होता है 19 और उसके बाद क्यू लिखा हुआ है दैट इज 17, एन 14 और जे कितना होता है 10 होता है। यहां पे भी ऑब्जर्व करें -2 फिर से -3 और यहां पे भी मिला -4। मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन तो जो है वो एक पैटर्न पे सिमिलर मिल गए। अब हम लोग आते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या कहता है, DBYU। डी कितना होता है, डी होता है 4। अब एक बात ध्यान रखना, मैं आपसे बोलूंगा कि इसको जरा दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। डी का प्लेस वैल्यू एक तो आप 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे y और u आ रहा है ना, तो माइनस करने में आपको साइक्लिक फॉर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं बोलूंगा कि एक काम करें, इसमें अगर वापस हमें जाना है तो DBYU को, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, 26 अल्फाबेट होते हैं, 4 ऐड कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 30। और बी कितना होता है 2 होता है, 26 + 2 लिख देंगे 28। फिर y कितना होता है, y का प्लेस वैल्यू होता है कितना 25 और फिर u जो है वो 21 होता है। अब जरा इसमें देखें क्या सेम पैटर्न चल रहा है। 30 से -2 करिए 28, 28 से -3 करिए 25, 25 से -4 करिए आपको 21 मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि डी से अगर आप 2 स्थान पीछे जाते हैं बी मिलेगा, बी से अगर आप 3 स्थान पीछे जाते हैं आपको वाई मिलेगा, वाई से अगर आप 4 प्लेस बैक जाते हैं तो आपको यू मिलेगा। यहां पे भी वही पैटर्न चल रहा है। डेफिनेटली इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमें मिलना चाहिए जो कि अलग हो। जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है 26, फिर एक्स की बात करें 24, फिर यू की बात करें कितना होता है 21 और पी की बात करें तो कितना होता है 16। अब यहां पे देखिए, यहां पे तो -2 कर दिया गया, यहां पे 24 -3 किया गया 21 और 21 में से -4 जब आप करोगे तो ये कितना मिलना चाहिए 17 मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ZXUP की जगह पे यहां पे क्या होना चाहिए था, Q होना चाहिए था। अगर ये होता तो सेम पैटर्न पे होता, लेकिन चूंकि यहां पे ये नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ऑड हमारा क्या हो गया, D अलग हो गया इस पैटर्न पे। इतनी बात समझ में आई। तो अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं वो क्या है, इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन आपके सामने। यहां पे अल्फाबेट लिखा हुआ और उसके साथ एक नंबर रखा हुआ है। मैं आपसे हर बार बोलूंगा कि अल्फाबेट के साथ अगर नंबर है ना तो उसको ऑब्जर्व करिए, नंबर कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड होगा। यहां पे जो के लिखा हुआ है, के होता कितना है 11। एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, कि ऑपोजिट का प्लेस वैल्यू ऐड करने पर हमेशा 27 मिलेगा। बताया था पहली वाली क्लास में। अगर A 1 होता है और Z उसका ऑपोजिट 26 है तो 26 + 1 27। B 2 होता है, B का ऑपोजिट Y होता है तो B2 Y 25 और दोनों को ऐड करें कितना बनाएगा 27 बनाएगा। जैसे M और N अपोजिट होते हैं तो M होता है 13, N होता है कितना 14, दोनों ऐड करें तो कितना बनाएगा 27। यही पैटर्न है। अब अगर, इसलिए मैं उस चीज को मैंने बताया था क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे अगर इसमें अल्फाबेट और नंबर है तो बेहतर होगा अगर आप वो जानते हैं। जैसे के का हमने देख लिया 11 और 16, हमने देखा दोनों का सम तो 27 बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि के ऑपोजिट का प्लेस वैल्यू यहां पे रखा हुआ है। ये 16 किसका प्लेस वैल्यू है, ये 16 किसका प्लेस वैल्यू है पी का, उसके ऑपोजिट का। ई का ऑपोजिट क्या होता है वी, और वी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 22। यहां पे ओ रखा हुआ है, ओ का ऑपोजिट क्या है 12, ओ का ऑपोजिट क्या होता है एल, और एल का मतलब 12। फिर देखिए यहां पे एफ होता है,
एफ का ऑपोजिट होता है यू, या फिर आप एफ का प्लेस वैल्यू ऐड करके देख लें, एफ कितना होता है 6 होता है, और 19 + 6 करेंगे आप, ये कितना बनाएगा 25 बनाएगा। अगर ऑपोजिट का प्लेस वैल्यू होता तो ये कितना बनाता 27 बनाता। इसका मतलब यहां पे अलग कौन सा मिला हमें, आखिरी जो ऑप्शन है डी वो अलग मिला, हमें समझ में आ गया कि यही आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो अल्फाबेट के साथ नंबर कैरी करता है, उसमें आप अपने आप को थोड़ा आजमाने की कोशिश करिए। मैं बोलूंगा कि इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। 1 लिखा हुआ है और एस लिखा हुआ है। इसके की पहले की क्लासेस अगर आपने अटेंड करी होंगी ना, तो आपको एक चीज और हमने बताई थी, एक बात बोली थी, SDN सिंगल डिजिट नंबर। कुछ याद आया? कई बार ऐसा आपने कोडिंग में भी देखा होगा, एनालॉजी में भी देखा होगा, क्योंकि हमने वैसी क्लास में वैसे क्वेश्चन कराए हैं जहां पे अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू के SDN को रखा गया है। अब जरा देखिए 1 किसका SDN बन सकता है। एक तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है सिंगल डिजिट में, और एक और किसका होगा, एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19, तो 19 में 9 + 1 ऐड करें, ये बनाएगा कितना 10, 10 में 1 और 0 ऐड करें तो कितना बनाएगा 1 बनाएगा, 1 और 0 ऐड करें तो कितना बनाएगा 1 बनाएगा। इसका मतलब ये जो 1 है ना, ये किसका SDN हो सकता है, किसका SDN हो सकता है, एस का। देखें यहां पे एस होता है 19, इसका SDN 1 रखा गया है। बात आई समझ में। अब V का प्लेस वैल्यू कितना होता है, V का प्लेस वैल्यू होता है 22, और 2 और 2 को ऐड करें, सिंगल डिजिट में ऐड बनाएं तो ये बना लेगा कितना 4 बना लेगा। इसका SDN उसके साथ रखा हुआ है सिंगल डिजिट नंबर। फिर P कितना होता है 16 होता है, तो इसका SDN कितना बनाएगा 1 + 6 7 बनाना चाहिए, पर यहां P के साथ क्या रखा हुआ है 6 रखा हुआ है। Q कितना होता है, Q होता है 17, 7 + 1 करेंगे कितना बनाएगा 8, तो Q का यहां पे रखा हुआ है 8। तो अलग कौन सा दिख रहा है, इसका मतलब जो C ऑप्शन है उसमें P के प्लेस वैल्यू का SDN होता है 7, जबकि वहां पे रखा क्या हुआ उसके साथ 6 रखा हुआ, बाकी सबका करेक्ट है। तो हमारा ऑड कौन सा हो गया, C ऑप्शन हो गया। तो एक इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे कि आपके प्लेस वैल्यू के SDN से संबंधित आपका कोडिंग भी बनता है, एनालॉजी में भी क्वेश्चन बनते हैं, और क्लासिफिकेशन में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब मुझे नहीं लग रहा कि इसमें आपको ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इस वाले क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। कैसे, अब आप बताओ, सोचो अपने जहन में। UOOL कितने नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं, 3। बाकी सब में देखो POOL पूल में 2 वॉवेल 2 वॉवेल 2 वॉवेल, और यहां पे कितने वॉवेल हैं, 3 वॉवेल हैं। ये एक टेस्ट था जिसमें आप, चूंकि ऐसे वर्ड है फैमिलियर वर्ड है, लाइक पूल इज अ फैमिलियर वर्ड, एक वर्ड है जिसका मीनिंग भी निकलता है, कूल लिखा हुआ है, तो कई बार ऐसा इसलिए एग्जाम में देता है ताकि आपका दिमाग जो है उसकी मीनिंग की तरफ जाए, और फिर आप डाइवर्ट हो जाएं उस मीनिंग से रिलेटेड चीजों को ढूंढने में, और फिर वहां से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करें। पर नहीं, उस जगह पे भी ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड में वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देखा जा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड आईफोन, फिर लिखा हुआ क्या, मोबाइल। अब फिर से आपको लग रहा होगा कि यहां पे भी फैमिलियर है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईफोन, मोबाइल, दीज आर गैजेट्स। अब हम लोग उस हिसाब से सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जब भी ऐसा होगा तो आपका दिमाग जो है ऐसे क्वेश्चन में उस हिसाब से उसको सर्च करना और डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे लैपटॉप आप सोच सकते हैं कि वो जो है रख के यूज करते हैं, डेस्कटॉप भी वैसे, आईफोन हाथ में लेके, फिर मोबाइल भी आईफोन भी मोबाइल है, तो क्या फर्क पड़ गया। अब इसमें आप ज्यादा उलझ जाएंगे और उस जगह पे आप एक चीज मिस कर देंगे कि कई बार नंबर ऑफ लेटर यहां पे कितने हैं, 6 हैं। डेस्कटॉप में कितने हैं, 2 4 6 और कितने हैं, 7 2 4 6, और यहां पे 2 4 6। अब देखिए क्वेश्चन ने कितना घुमाया आपको।
वो चाहता था कि आप जो है वो किसी और डायरेक्शन में जाए, पर अल्टीमेटली यहां पे क्या देखने वाला है कि उसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट के हिसाब से रखा गया, बाकी सब में 6 है और इसमें बी वाले ऑप्शन में कितने हैं, 7 है। अब इसमें वॉवल काउंट करेंगे तो भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो यहां पे कौन सा दिख गया, इसका मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ वॉवल के हिसाब से भी आपका क्वेश्चन बने। तो इस तरीके से आपका नंबर ऑफ वॉवल से रिलेटेड वर्ड जो होते हैं, अब वर्ड की मीनिंग पे कभी नहीं जाना होगा, मतलब कभी नहीं जाना होगा नहीं बोलेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप उधर जा रहे होंगे और जबकि उसका जो है अल्फाबेट के हिसाब से कुछ वहां पे रखा गया होगा, जिसके हिसाब से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते होंगे। तो ये तो सेशन रहा हमारा क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम लोग लेटर क्लासिफिकेशन कर रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। स्टे ट्यून्ड।